हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक दो चैप्टर फ्री है उसके बाद भाई पैसा लगेगा, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर हर चीजें मिलती है बेस्ट क्वालिटी में, और वो भी कंप्लीट वीडियो। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, जो कि पाठ 1 है हमारे कक्षा 10 का। भाई इसमें हमने बहुत सारी चीजें कर ली, यानी इसका हमने कॉन्सेप्ट यानी इसके जितने भी रूल रेगुलेशन को पढ़ा था, पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को भी कर लिया, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्प प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद भाई हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कर लिए। बट यहां पर जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई में यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो चार नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुत बड़ा वेटेज है भाई। 4 थी, अब 12 नंबर मतलब कि बहुत बड़ा वेटेज हो गया, 80 में से 12 नंबर का। ओके, तो भाई ये क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, उसकी तैयारी आप कहीं नहीं कर पाते भाई, ना आपके एनसीईआरटी बुक में है, ना कहीं करवाए जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत है भाई। बहुत बच्चों के कमेंट थे कि भाई बहुत दिक्कतें हो रही थी, भाई केस बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए, वो भी करवाइए, और वो भी हम करना चाहते हैं। तो भाई अब यहाँ पर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि अब यहाँ पर हम करवाने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपकी तैयारी को कर देगा और बेहतरीन। और जो ये 12 मार्क्स आने वाले हैं, ये पूरे के पूरे 12 आपके आने वाले हैं। डन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक देखना, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए, क्योंकि उनको भी 12 नंबर चाहिए, उनका भी भला हो जाएगा। डन, तो भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ये बातें उनको भी पता चल पाए कि केस बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। करें स्टार्ट। तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट, और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको करेंगे बेहतरीन तरीके से। चलो, तो भाई यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पहले चैप्टर यानी वास्तविक संख्या से लिया है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ ये कि कह रहा है 10वीं कक्षा के छात्रों के पढ़ने के कौशल को बढ़ाने के लिए एक कक्षा पुस्तकालय स्थापित करने के लिए स्कूल आपको और अपने दोनों मित्रों को नामांकित करता है। यानी कि बात ये हो रही है कि भाई बच्चों को और ज्यादा अच्छा पढ़ने के लिए एक सिचुएशन आ, देखो इस केस बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है भाई, इसमें आपको केस दिया है, मतलब एक परिस्थिति दे रखी है, उसके अनुसार उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल परिस्थिति ये दे रखी है कि स्कूल में बच्चे और अच्छा पढ़ सके, इसलिए एक लाइब्रेरी खोली गई है, यानी कि कक्षा पुस्तकालय स्थापित करा गया है। ठीक है ना। अब कक्षा पुस्तकालय स्थापित करने के लिए स्कूल आपको और आपके जो 2 फ्रेंड्स हैं उनको चुना है भाई, वो पुस्तकालय को स्थापित कर रहे हैं। और उसके अंदर ये कहा गया है कि 10वीं कक्षा के 2 सेक्शन हैं, जिसमें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, और सेक्शन ए के अंदर 32 बच्चे हैं, और सेक्शन बी में कितने हैं, 36 छात्र हैं। भाई ये चीजें भाई दोनों के स्टूडेंट्स आपको पता है। देखो क्या हुआ है, 10वीं कक्षा के लिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी खोली गई है, और उसमें कहा गया है कि सेक्शन ए के अंदर 32 छात्र हैं और सेक्शन बी में 36 छात्र हैं। ये सिचुएशन आपको दे रखी है। डन, अब इसी सिचुएशन के आधार पर क्वेश्चंस बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे तो यहाँ देखिए भाई। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कक्षा पुस्तकालय के लिए आप कम से कम कितनी किताबें प्राप्त करेंगे, इसलिए कि उन्हें अनुभाग ए और अनुभाग बी यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है कि छात्रों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सके। यानी कि अगर आपको किताबें चाहिए, ठीक है भाई, कितनी भी किताबें चाहिए, अब क्या करना है कि दोनों सेक्शन में समान अमाउंट में, मतलब कि जितना इसको मिल रहा है उतना ही उसको मिलना चाहिए, इस तरह से उनको डील करना है, उनको बुक प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो वही यहां पर कह रहा है कि भाई कक्षा पुस्तकालय की आप कम से कम कितनी किताबें प्राप्त करें, यानी आपके पास कम से कम कितनी किताबें हों कि वो पूर्णतः बिल्कुल एग्जैक्ट भाई पूरी तरह से समान रूप में दोनों सेक्शनों में बांटा जा सके। तो भाई इसलिए कि उन्हें अनुभाग ए और अनुभाग बी के छात्रों के बीच समान रूप से वितरित किया जा सके। तो देखो हमें पता है सेक्शन ए के अंदर कितने थे भाई, 32 छात्र थे, और सेक्शन बी के अंदर 36 छात्र थे। अगर मुझे कम से कम ऐसी संख्या चाहिए भाई, कम से कम ऐसी संख्या चाहिए जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तभी तो भाई समान रूप में विस्तृत किया जा सकता है। यानी कि फाइनली जो ये कह रहा है कि कम से कम कितनी किताबें प्राप्त हो, इसका मतलब होता है एलसीएम। भाई इसका मतलब एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। भाई कम से कम कितनी किताबें दोनों को प्राप्त हो, यानी कि कॉमन किताबें कितनी होगी कम से कम, यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम समावर्तक, ये हमें निकालना है। तो फिलहाल हम देखेंगे 36 और 32 का एलसीएम। तो भाई मैंने यहां पर देखा 36 और 32 के एलसीएम के लिए, तो भाई 36 लिखा और 32 लिखा। भाई 2 से किया तो ये आ गया 18, ये आ गया 16, फिर 2 से किया तो ये आ गया 9, और ये आ गया 8, और फिर 2 से किया तो ये आ गया 9, और ये आ गया 4, और फिर 2 से किया तो कितना आ गया भाई, तो ये आ गया हमारे पास 9, और ये आ गया 2। ठीक है, अब उसके बाद ये अभाज्य, देखो जहां पर अभाज्य संख्या बच जाए,
ठीक है, वहीं पर छोड़ दो। वैसे भी करोगे तो अगर 2 के बाद 1 ही आएगा तो कोई फायदा है नहीं। फिर हम यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 3 9 और ये 2 रह गया, ठीक है भाई, इतना आ गया है। अब इसको ही हम टोटल कर देते हैं और कितना आता है वो देखते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 16 48 48 दूनी 96 और 96 को अगर मैं 3 से गुना करता हूं तो भाई 6 3 18 का 8 हासिल 1 9 3 27 और 1 28 288 आ रहा है। यानी इन दोनों का जो एलसीएम है, यानी कि अगर मैं कहूं एलसीएम किसका किसका 32 और 36 का, तो ये आ रहा है 288। क्या ऐसा कोई अमाउंट है यहाँ पे? तो भाई यहाँ 288 ये दिख रहा है ग ऑप्शन। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि हमें कम से कम इतनी किताबें चाहिए जो दोनों में विस्तृत हो जाए, वो भी समान अमाउंट में। यानी कि देखो अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने के लिए 32 से जब इसको भाग करोगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और अगर 36 से इसको भाग करोगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और बाकी कोई भी संख्या को चेक कर लेना, वो दोनों से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे हैं भाई, दोनों से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहे, इसलिए इसका एलसीएम ये है और यही इसका आंसर होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। इस तरह से एलसीएम आप निकाल सकते हो, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, एलसीएम ऐसे ही निकलता है और उसके अनुसार हमने आंसर निकाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसी केस पर। अच्छा, इसको हमने चेक किया तो चेक करते हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट कह रहा है सत्य है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, कि भाई कोई भी जो 2 संख्या है जैसे कि 32 और 36 है, तो भाई मैं यहां पर लिखता हूं एलसीएम अगर कहा जाए 32 और 36 का, और गुणे में एचसीएफ और वो भी 32 और 36 का। कोई भी 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणांक होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। भाई ये हमें पता है, ठीक है, ये हमें पता है। और वही चीज इसने कहा है सत्य है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 धनात्मक पूर्णांक उनका गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, तब आपको बताना है इसका एचसीएफ कितना होगा। तो जैसा कि हमें पता है एलसीएम अभी हमने निकाला था 288 निकाला था भाई, निकाला था बिल्कुल, और एचसीएफ ये आ गया, ठीक है, 32 और 36, और बराबर में कितना है तो 32 गुने में 36 आ रहा है। डन। अब इस 288 को उठाकर अगर मैं नीचे लेके चला जाऊं, यानी यहां पर लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां पर लाया जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, तो भाई काटेंगे तो क्या होगा, तो भाई यहां मैंने काटा तो भाई यहां पर 3 निम्न 27 मतलब 9 पर कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है, देख पा रहे हो, 9 दूनी 18 9 3 27 और 1 28 हो जाएगा, तो ये 32 निम्मा 288 आ गया। डन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर काटा तो 9 चौक 36 कट गया, यानी कि अब हम यहां पर देख पा रहे हैं इसका एचसीएफ कितना आ गया है 32 और 36 का, तो भाई 32 और 36 का एचसीएफ जो आ गया वो 4 आ चुका है, जैसा कि हमें ये सिचुएशन पता थी, ठीक है, और जैसा क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, नो प्रॉब्लम। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग एचसीएफ ज्ञात किया जो कि 4 आ रहा है, तो हमने यहां पर देखा ख ऑप्शन 4 आ चुका है। डन, नो प्रॉब्लम। तो भाई इसको चेक कर लें क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल चेक करते हैं, तो देख चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को वो किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 36 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाई 36 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना से क्या तात्पर्य है, तो भाई इससे तात्पर्य यह है कि 36 मैंने लिखा, इसको 2 से काटा तो ये 18 आ गया, भाई 2 से काटा तो भाई 9 आ गया, फिर 3 से काटा तो 3 आ गया, और 3 से काटा तो 1 आ गया, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या रहे, तो भाई 2 का पेयर है और 3 का पेयर है, यानी 2 का वर्ग गुने में 3 का वर्ग, ये 36 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। डन। अब यही इसने बोला है 36 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो भाई कौन सा, तो भाई 2 की घात 2 3 की घात 2, जो कि क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। भाई क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, मतलब ये थर्ड पार्ट भी होता है। अब उसके बाद हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। भाई ये जो क्वेश्चंस दिए ना आपके सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ही दिए गए हैं, ठीक है, अब उनके द्वारा ही दिए गए हैं, तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसी में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और जो मैंने बताया 4 तिया 12 नंबर, यानी 12 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सीरीज तो आपको देखनी चाहिए। डन, चलो भाई ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे। और भाई नेक्स्ट जो हमारे पास ये दे रखा है 7 गुने 11 गुने 13 गुने 15 प्लस 15, इतना हमें दे रखा है। अब कहा गया है क्या ये संख्या अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है, या फिर
में से कोई भी नहीं भाई, इसकी बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पर हमें देखना है कि भाई पहले बताओ अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ अपनी संख्या से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। तो क्या इसमें हम देख सकते हैं? तो वो बोलोगे सर इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखेंगे ना पता चलेगा कि है कि नहीं है। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वो क्या है? तो इन दोनों में देखो वो प्लस का साइन, इसमें से हमें 15 को कॉमन ले सकते हैं। तो भाई 15 इसमें भी 15 इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं। बच गया 7 गुने में 11 गुने में 13 प्लस में 1। अब देखो ये जो भी संख्या होगी वो 15 से तो विभाजित होगी भाई, 15 गुना में है मतलब 15 से विभाजित होगी, यानी ये अब अभाज्य संख्या तो नहीं बचा, और अब ये किसी से विभाजित तो हो रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गया, यानी कि ये ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है यहाँ पे। ओके भाई ख ऑप्शन होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है, तो भाई भाज्य संख्या तो है क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ओके तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगले वाले को वो किस टाइप का है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई 5वां पार्ट, और ये क्या कहता है? तो भाई ये कह रहा है P और Q ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिसमें P का मान तो ये दे रखा है और Q का मान ये दे रखा है, जिसमें कि A B जो है वो अभाज्य संख्या है, यानी A और B किसी से विभाजित नहीं हो सकते। ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं। अब इसने कहा है एलसीएम निकालना है P और Q का, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अगर मैं कहूं भाई P और Q का एलसीएम ज्ञात करना है मतलब इन दोनों का, तो उस कंडीशन में एलसीएम में एक चीज याद रखना, जो बड़ी से बड़ी, जैसे A दोनों में है, A में जो अधिकतम पावर है उसको लिखेंगे, यानी कि A जो है वो A का वर्ग है और B जो है वो उसमें B का वर्ग है। तो ये इसका एलसीएम आ गया, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म हो चुकी है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट आता है, जिसमें A स्क्वायर और B स्क्वायर है, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और आते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पर देखो क्या है इस क्वेश्चनों में, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपके पास एक कंडीशन दी होती है, उसके आधार पर 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको 4 ही करने होते हैं, क्योंकि ये आपका 4 मार्क्स का आता है। तो 5 में से कोई 4 करने होते हैं। फिलहाल हमने 5 आपको बता दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं वो किस टाइप का है और उसको भी करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है और ये क्या कह रहा है? तो भाई ये कह रहा है एक शैक्षिक संगठन द्वारा संगठित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मतलब एक मीटिंग करी गई है। ठीक है, चलो भाई, जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे, जिसमें कि भाई क्या है, तो अलग अलग जो हैं, जो भी कैंडिडेट जो हैं मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, उस मीटिंग में सारे टीचर्स हैं। ठीक है, सारे क्या है, अध्यापक हैं, वो भी अलग अलग विषयों के हैं। ठीक है, भाग लेने वाली संख्या हिंदी, अंग्रेजी और गणित, यानी हिंदी की बात की जाए तो इतने हिंदी वाले हैं, इतने अंग्रेजी वाले हैं, इतने गणित वाले हैं। भाई ये टीचर्स यहाँ पर हैं जो कि मीटिंग में बैठे हुए हैं। डन भाई, इतनी कंडीशन आपको दी, ये सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाना है। पर यहां पर क्या कहा है? प्रत्येक कमरे में समान संख्या में, मतलब कि अगर 3 कमरों में बिठाया, ठीक है, तो भाई 3 कमरों में ऐसे बिठाना है कि भाई हिंदी वाले भी तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब हिंदी वाले जो तीनों कमरों में बैठे तीनों में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, गणित वाले भी तीनों कमरों में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इंग्लिश वाले भी तीनों कमरे में बराबर होनी चाहिए, इस अनुसार होना चाहिए। ओके, तो भाई ये कैसे हो सकता है? भाई ये किस तरीके से हम ज्ञात कर पाएंगे कि भाई तीनों में बराबर हो सके? तो इसके लिए जैसा कि हमें पता है तीनों संख्याएं कितनी हैं, तो भाई 60, 84 और 108 है, यानी हमने देखा भाई 60, 84 और 108 है। भाई ये चीज आ गया। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें इसका निकालना पड़ेगा HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको पूर्णतः विभाजित कर जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं HCF। तो HCF कैसे निकाला जाएगा? तो HCF की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें तीनों का एक साथ ना निकालकर 2 का एक साथ निकालो। ठीक है भाई, 2 का एक साथ हम निकालेंगे। तो 2 की अगर मैं बात करता हूं तो भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं 6 से, तो 6 से ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 6 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। डन। देखो एक तो तरीका आपका कुछ इस तरीके का था कि भाई हमने यहां पर 84 लिखा और यहां पर 60 लिखा। अब भाई 60 एकम 60 किया, ठीक है, ऊपर से आया 24 और ये 60 इस साइड आता है। ठीक है, अब 24 दूनी 48 और ये आ गया है, और यहां से 12 आ गया, और ये आ गया कितना, 24 आ गया। ठीक है, और यहां से 12 दूनी 24 करके हमने काट दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये जो संख्या आती है, ये जो संख्या आ रही है, ये इसका HCF है। क्या है इसका? HCF है।
ओके इन दोनों का HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 12 है, यानी 12 से आप देखोगे पूर्णतः ये भी विभाजित हो रहा है और पूर्णतः ये भी हो रहा था, ठीक है। और डायरेक्ट आप देख रहे थे तो 6 से ये भी हो रहा था, 6 से ये भी हो रहा था, लेकिन हमें होता है देखो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ी संख्या, वह बड़े से बड़ी संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 6 तो कर रहे थे, लेकिन 6 से बड़ी संख्या भी चेक करनी थी, तो वो यहां से आप निकाल पा रहे हो बिल्कुल कि 12 है, यानी इन दोनों का HCF तो 12 आ गया, ठीक है। अब इसके साथ इसका HCF निकालेंगे तब तीनों का निकलेगा, तो भाई इनका HCF कितना आएगा, तो 12 के पहाड़े में क्या 108 आता है, तो 12 निम्मा 108 भाई बिल्कुल आता है, यानी 12 से तो पूर्णतः विभाजित हो ही रही है, ठीक है। अब 12 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी कि इस तीनों का, इन तीनों का HCF कितना आ गया, 12 आ गया भाई, इन तीनों का HCF 12 आ गया। यानी अब सीधी बात ये हो गई कि भाई 12 अगर 12 रूम्स में बिठाया जाए, ठीक है, तब जाकर भाई क्या होगा, सब बराबर बराबर भाग में बटेंगे। यानी कि अगर 12 रूम्स में बिठाया जाए तो प्रत्येक रूम में 5 तो होंगे, 12 पंचे 60, यानी 5 होंगे कौन से, तो भाई हिंदी वाले 5 होंगे, और 12 सत्ते 84, 7 होंगे इंग्लिश वाले, और 12 निम्मा 108 यानी 9 होंगे गणित वाले। यानी हर एक रूम के अंदर 5 7 9 इस तरह से चलेगा, और ऐसे ऐसे 12 रूम होंगे जिसके अंदर ये सारे बंदे बैठे होंगे, मतलब कि सारे टीचर्स जो हैं वो बैठे होंगे। डन। तो यही सिचुएशन हमें यहाँ पर देखनी है कि ऐसे कितने संख्याएं होंगी, भाई इसमें कहा होगा ना ऐसे कितने प्रतिभागों, मतलब कि जो आपके हैं विषय के कारण कमरे में प्रतिभागियों का अधिकतम, प्रतिभागी जो हैं, प्रतिभागी मतलब जो कैंडिडेट हैं जो उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो आपके पास है वो कितने अधिकतम से अधिकतम हैं जो कि प्रत्येक रूम में बैठ सकते हैं, तो ये 5 7 9 है, इस अकॉर्डिंग बैठेंगे। डन। जो कि 12 रूम्स में बैठेंगे। ओके, तो ये सिचुएशन आपको देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक चीज समझ ली कि भाई इसका HCF जो आ गया, इन तीनों का जो HCF 60 84 और 108 का जो HCF है वो 12 आ चुका है। डन। चलो बेटी आते हैं नेक्स्ट पे, इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये कहता है घटना के दौरान आवश्यक कमरे की न्यूनतम संख्या क्या है। यानी कि अभी हमने जो देखा था उसमें क्या था कि भाई, एक मिनट में दिखाई देता हूं दोबारा से, यहां पर अभी हमने देखा तो भाई तीनों कमरे में कितने, मतलब एक कमरे में कितने लोग बैठे थे, तो भाई 5 7 9 ये बैठ रहे थे। क्वेश्चन में यहां पर पूछा है घटना के दौरान आवश्यक कमरे की न्यूनतम संख्या, यानी एक कमरे में कम से कम कितने लोग बैठे हुए हैं, तो भाई यही सारे कमरे में तो बराबर लोग बैठे हैं ना, तीनों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो 7 5 12 9 21, यानी 21 लोग बैठे हैं प्रत्येक कमरे में, हर एक कमरे में 21 लोग बैठे हैं, ठीक है, यानी जो 21 टीचर्स हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 21 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है जो कि 21 है, और यही क्वेश्चन समाप्त होता है। डन। तो ये चीज यहीं से आपकी निकल पाई है जो कि घ ऑप्शन है। ओके, तब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगले वाले को वो किस टाइप का है। चलो हाँ जी, नेक्स्ट ये कहता है कि इसका तीनों का लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो भाई एलसीएम के लिए क्या करना होता है, तो एलसीएम के लिए हमने लिखा 60 84 और भाई 108, ये चीज आ गया हमारे पास, ठीक है, 60 84 और 108 आ गया। अब भाई इसको मैं अगर विभाजित करता हूं तो कितने से विभाजित हो रहा है, तो यहां से हमने 2 से किया तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये 42 आ जाएगा, और ये 54 आ जाएगा। फिर 2 से किया तो ये 15 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और ये 27 आ जाएगा। अब तो 2 से नहीं हो रहा, अब 3 से होगा, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, और 3 निम 27 आ गया, ठीक है। अब फिर से 3 से करेंगे तो भाई 5 नहीं कट रहा, 7 नहीं कट रहा, लेकिन ये 3 3 9 आ गया। अब सारे अभाज्य संख्या आ गए, सबको गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। यानी हम देख पा रहे हैं 2 दूनी 4, तिया 12, 12 24 12 36, और 36 के बाद यहाँ पर भाई 5 सत्ते 35, 5 या 15, यहाँ पर हम देख सकते हैं 36 आ गया है, ठीक है, 3 9 दिन 18 दिन 36, ठीक है, 5 या 15 सत्ते 85, 15 सत्ते की बात करें 7 सत्ते 15 सत्ते 105, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको भी गुना कर देते हैं, तो जब मैंने इसको गुना किया 36 को 105 से गुना किया, भाई यहाँ पर हम 36 को 105 से गुना किया, 6 पंच 30 का 0 हासिल 3, 6 जी 0 और ये 3 आएगा, 6 कम 6 आएगा, 3 से 5 या 15 का 5 हासिल 1 आएगा, ठीक है, 3 जी 0 और 1 आएगा, 3 कम 3 आएगा। यानी हम देख पा रहे हैं 0 5 3 8 7 और 3, मतलब 3 7 8 0 ये आ गया, जो कि ऑप्शन में कहीं पर है, तो भाई हाँ बिल्कुल का ऑप्शन यहाँ पर आता है 3780, ये इसका क्या आ गया है, तो ये इसका एलसीएम आ चुका है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक आ गया। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले वाले को, भाई वो किस टाइप का है क्वेश्चन है। अच्छा, पहले इसको चेक किया हमने, क्या यही ऑप्शन है, तो भाई बिल्कुल यही ऑप्शन आ गया, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट पे, तो भाई नेक्स्ट पे आए तो इसमें कहा है कि 60 84 और 108 के HCF और एलसीएम का गुणा, ठीक है। देखो जैसा अभी हमने पढ़ा था कि HCF और एलसीएम का गुणा जो होता है वो इनके तीनों के गुणा के बराबर होता है।
ऐसा पढ़ा था क्या भाई, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? तो भाई नो, याद रखना ये कंडीशन सिर्फ ये बराबर नहीं होता, ये कंडीशन सिर्फ तब होती है जब आपके पास ये दो संख्याओं की बात करें, लेकिन ये तीन संख्याओं की बात करें तो ये बराबर नहीं हो सकता। ओके, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो नहीं वाली कंडीशन है, इसका मतलब हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब सीधे सीधे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आंसर निकाले, उन आंसर का यूज कर लेंगे। और आंसर का यूज क्या करेंगे, तो अभी हमने देखा था 3780 क्या आया था, ये इसका एलसीएम आया था भाई, 3780 एलसीएम आया था। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमने इसके अंदर 12 निकाला था, इससे पहले हमने क्वेश्चन में एचसीएफ जो है वो 12 निकालता है। इसको गुना कर देते हैं और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा, 1200 आ रहा है। 12 अट्ठे कितना होता है, तो 12 अट्ठे 96 होता है, का 6 हासिल 9 होगा। 12 सत्ते 84, 84 और 9 कितना होगा, तो 84 और 9 93 होगा, का 9 हासिल मतलब 3 हासिल 9 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 आ गया, ठीक है। 12 सत्ते 84, 84 और 9 93 का 3 हासिल 9, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 36, 36 और 9 कितना होता है, तो भाई 36 और 9 45 होता है, मतलब कि ये आ गया 45,360 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा 45,360 कहीं लिखा है, तो भाई घ ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, भाई घ ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो हमने इसे चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम यहाँ पर जब क्वेश्चन से पहले यूज आंसर निकाल ही चुके हैं तो डायरेक्ट वैसे ही कर देंगे ना, क्योंकि हमें एचसीएफ पता ही था, ठीक है 12 है, और एलसीएम पता था 3780 जो अभी निकाला था, ठीक है। जब दोनों चीजें निकाल रखे तो दोनों को गुणा करके आंसर निकालो, बात खत्म। ओके, तो भाई यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है और ये क्वेश्चन को हमने चेक भी कर लिया। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला पार्ट क्या कहता है। तो अगला पार्ट ये कहता है कि 108 को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है किस अनुसार। तो इसके लिए जब भी अगर अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो ये किया आपने, ठीक है। और यहां पर 2 किया तो कितना आएगा, तो ये आ गया 54, 2 किया तो ये आ गया 27, भाई 27 आ गया। फिर 3 किया तो 9, फिर 3 किया तो 3, फिर 3 किया तो 1 ही आ गया, यानी 3 किया 9 किया 27, यानी 3 की घात 3 आ गया। और ये 2 के साथ आ गया तो 2 का वर्ग आ गया, यानी ये इसका आंसर आ गया 2 का वर्ग और 3 की 3, यानी 2 का वर्ग 3 की 3 कहाँ पर है, तो ये घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है भाई, घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। तो इसी के साथ ये पांचवा पार्ट भी समाप्त होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको भी हम चेक करते हैं, तो भाई ये भी बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसी के साथ ये हमारा पांचवा पार्ट भी समाप्त होता है और उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। ओके, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो यहां पर ये क्वेश्चन कुछ आया, अब ये कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखा है, तो ये कह रखा है आपके विद्यालय में गणित के प्रदर्शनी आयोजन की जा रही है, मतलब गणित का प्रदर्शनी आयोजन मतलब गणित को दिखाया जा रहा है, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। अब उस आयोजन के लिए क्या कहा गया है, और आपके एक मित्र कारक वृक्ष का एक मॉडल बना रहा है, मतलब एक आपका दोस्त है वो वृक्ष का एक मॉडल बना रहा है। और वृक्ष का मॉडल कैसे बना रहा है, तो भाई कुछ ऐसा मॉडल बना रहा है, ठीक है, जिसके लिए दर्शकों के लिए एक प्रश्नोत्तर पूरा करने में उसे कुछ कठिनाई होती है और वह आपकी मदद मांगता है, वो आपकी मदद मांगता है, भाई इसको पूरा करना है, ठीक है। अब भाई इसको पूरा करना आपकी मदद मांगता है तो मदद नहीं करोगे क्या, भाई बिल्कुल करेंगे भाई, हम साथ हैं तुम भी साथ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेंगे मदद बिल्कुल। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कारक वृक्ष का निरीक्षण करें और निम्नलिखित का उत्तर दें। मतलब यहां पर जो ये आपके पास ये दे रखा है, जिसमें आप देखोगे भाई वृक्ष जो बनाया है, पहले यहां पर एक्स है, यानी ये नंबर्स नहीं पता, इसको तोड़कर 2 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है, इसको तोड़कर 2 हिस्सों में बांटा और ये वाई है, इसको तोड़कर 2 हिस्सों में बांटा और ये जेड है, ठीक है, यानी जिसको हमने यहां पर इस अनुसार लिख दिया। ओके, अब यहां पर एक्स वाई जेड पहले निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा सब कुछ भाई, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछने वाला क्या है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब एक्स का मान वो पूछ ही रहा है तो पहले एक्स का मान निकाल लेते हैं। अब ये टूटता कैसे है, तो याद रखना भाई ये टूटता ऐसे है कि भाई ये दोनों को गुणा करके ही एक्स आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 5 गुने में 2783 है बराबर एक्स आएगा ये, ठीक है भाई, इन दोनों को गुणा करोगे तो एक्स आएगा, तो भाई बिल्कुल गुणा कर देते हैं। तो भाई 5 या 15 का 5 हासिल 1 और 5 अठे 40 और 41 का 1 हासिल 4 आएगा, ठीक है। और 5 सत्ते 35, 35 और 4 39 का 9 हासिल 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 5 दूनी 10, 3 13 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स का मान आ गया, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 13,915 ये आ चुका है, यानी एक्स के मान को हम यहाँ पर नेक्स्ट पर लाते हैं। तो क्या 13,915 है, तो भाई ख ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, यानी एक्स का मान हम देख पा रहे हैं कि 13,915 आ चुका है, नो प्रॉब्लम। अब इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। भाई ये भी आपने देख लिया किस तरीके से इस x को निकाला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो कह रहा है कि भाई y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम वापस आते हैं इसके अंदर। तो पहले y का मान निकाल लेते हैं, y कैसे निकला है, तो इसको तोड़कर ही तो y निकला है, यानी कि कहा जाए y और 253, y और 253 को अगर मैं गुणा करता हूं तब वो आ रहा है 2783 आ रहा है। भाई इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तभी आ रहा है, ठीक है। अब इसको उठाकर हम इसके नीचे ले आते हैं, ठीक है, इसको उठाकर इसके नीचे ले आएंगे, नहीं y का मान कितना हो रहा है 2783 है, और बटे में आ रहा है कितना 253 है। इसको अगर मैं भाग करता हूं तो कितने पर भाग होगा, तो भाई भाग मैंने जब करना चाहा तो 253, देखो ये कट जाएगा इस तरह से, 2 7 8 3 है, और ये लिखा 253। अब भाई इसको 1 से किया तो 253 आ गया, बचा 5 2, और ऊपर से ये तो कट गया, ऊपर से उतरा 3। अब आप देख पा रहे हो सेम आ रहा है, मतलब 1 पर कट जाएगा 253 पर, डन। यानी आप देख पा रहे हो ये इसको पूरे को पूर्णतः विभाजित कर रहा है 11 पर, यानी y का मान 11 आ चुका है, ठीक है, y का मान 11 आ चुका है, डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी समाप्त होता है यहाँ पर। अब इसके बाद भाई y का मान जो निकल गया है, y का मान 11 आ गया। चलो क्या करते हैं, z को भी निकाल लेते हैं, तब सीधे सीधे एक ही बार हम आएंगे पीछे, देखेंगे भाई आंसर क्या चीज चल रहा है। तो जैसा कि हमने देख लिया यहाँ पर y का मान 11, मतलब इसको हमने देखा भाई 11 आ चुका है, या फिर इसको अलग से लिख लेता हूं मैं, भाई इसको अलग से लिख लेता हूं कि y का मान 11 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहां पर 253 को ही तो तोड़कर दोनों लाया गया है, यानी फिर से वही है 11 गुने में z बराबर में 253। अब इस z को मैंने यहीं रखा और 11 को 253 के नीचे लेके चले गए, ठीक है। तो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, यानी कि अब देख पा रहा हूं z का मान 23 आ चुका है। भाई z का मान कितना आता है, 23 आ चुका है, यानी अब मैंने यहां पर लिख दिया है कि z का मान जो है वो 23 आ चुका है, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। अब हम सीधे आंसर पर आते हैं। तो आंसर पर जैसे कि हमने देखा भाई कि x तो निकाल लिया था, उसके बाद हम y की बात करते हैं, y का मान क्या होगा, तो y का मान क्या रखा है, 11 रखा है। तो y का मान अगर 11 है तो मतलब 11 को हमने टिक कर दिया, और ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसको मैं चेक करता हूं तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके चलो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले वाले को वो क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है z का मान क्या होगा। z का मान हमने कितना निकाल रखा है, तो भाई 23 निकाल रखा है, z का मान 23 निकाल रखा है, और यहाँ पर ये 23 को हम टिक किया, भाई 23 को टिक मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 23 को हमने देखा तो ये कितना आ रहा है, तो भाई बिल्कुल 23 ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके डन। तो भाई ये तो यहाँ पर समाप्त होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछता है इसी पर। तो ये को पूछता है अंकगणित के मौलिक परिमेय के अनुसार 13,915 जो है वो क्या है, संयुक्त संख्या है, अभाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य है ना ही संयुक्त है, और उसके बाद कहा जाए सम संख्या है। डन। ये 4 कंडीशन दे रखी है। अब इसमें क्या है, संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या। अब संयुक्त संख्या क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर है, यानी वह संख्या जो किसी से पूर्णतः किसी से विभाजित होता है, और अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित नहीं होता, सिर्फ अपने नंबर से यानी खुद से होता है और एक से होता है, उसके अलावा किसी से नहीं, और ये बाकी भी किसी ना किसी से हो ही जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 13,915 है, ये आपको दिख रहा है कि 5 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कोई और नंबर से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि ये आ गया आपका संयुक्त संख्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया, या फिर संयुक्त कह लो, या फिर इसी को कह लो कि ये भाज्य संख्या है। भाई इसी को कह लो ये भाज्य है, ठीक है, ये भाज्य कह लो, संयुक्त कह लो, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5 से भी विभाजित हो रहा है, और भी क्या पता कईयों से हो विभाजित, ठीक है। लेकिन हमने देख लिया एक नंबर तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये संयुक्त संख्या आ गया। डन। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको चेक करता हूं, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला पार्ट क्या कहता है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। हाँ जी, तो अब ये कहना चाह रहा है 13,915 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 13,915 के लिए मैंने यहां पर ये लिखा 13,915। भाई पहले 5 से किया, तो भाई कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 25 अठी 40, 5 तिया 15। भाई ये चीज आ गया, भाई 5 से मैंने भाग कर दिया, ये आ गया। ओके, अब उसके बाद किससे होगा, तो भाई अब इसको 3 से करते हैं, तो 3 के लिए क्या करेंगे, 3 में 27 आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 के बाद की कट रहा है क्या, तो भाई मैं देख पा रहा हूँ भाई 3 से तो नहीं कट रहा, भाई 3 से नहीं कट रहा है, भाई 3 से बिल्कुल भी नहीं कट रहा। तो अब किससे काटे, तो अब मैं काटता हूँ इसको 11 से, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 11 है, तो 11 से भी काट के देख लेते हैं। 11 से जब हम इसको काटते हैं तो कितने पर कटेगा, तो यहाँ पर हमने काटा 11 दूनी 22 आ गया, ठीक है, बचा 5, 11 25 55 आ गया, बचा 3, 11 दिया 33, मतलब ये आ गया। फिर इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 आएगा, 11 दूनी 22 आ गया, और 11 तिया 33 आ गया, ये आ गया। अब 23 से करेंगे तो 23 एकम 23 पर कट गया,
डन। अब देखिए क्या आंसर आया है, यानी इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कितना आया है, तो 5 की घात 1 है, 11 की घात 2 है और भाई 23 की घात 1 है। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है भाई? ऐसा ऑप्शन 5 की घात 1 मतलब नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो 5 की घात 1 है, 11 का वर्ग है और 23 है, मतलब कि ग ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है भाई। ग ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो अभी जैसा कि आपने देखा ये संख्या क्या हो रही है, ये संख्या आपकी 3-3 नंबर से विभाजित हो रहे थे, तो इसलिए हमने इसको भाज्य संख्या कहा था। डन। और फिलहाल क्या हो गया, तो इनके अभाज्य गुणनखंड हम निकाल पा रहे हैं 13,915 के, जो कि हमारे पास ग ऑप्शन आ चुका है और यही हमें याद करना था। डन। तो ये पिछले क्वेश्चन में हमने जो भाज्य लिखा वो भी समझ में आ गया, इसमें हमने इसके अभाज्य गुणनखंड जो निकाले वो भी समझ में आ गया। नो प्रॉब्लम। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और भाई इसी क्वेश्चन के साथ जैसे हमने इसको चेक किया तो ये भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। तो आज हमने इसके वास्तविक संख्या के आधार पर भाई 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, केस के आधार पर जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इसको देखा है तो इसका मतलब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो भाई इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं 12 मार्क्स के, यानी 4-4-4 भाई इस तरह के। तो भाई ये पैटर्न तो आपको आना चाहिए। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है। तो इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हिंदी मीडियम की बात की जाए तो 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम जैसे कि NTSC, ओलंपियाड, CUT, इस तरह की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है। और भाई यूपी बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस चलती है। देखो CBSE जो चल ही रहा है, उसके साथ यूपी बिहार बोर्ड भी हैं और भी एक्स्ट्रा जो जितने भी बोर्ड्स हैं, NCERT रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं, सबको यहाँ पर कवर करवाए जा रहे हैं। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है। और भाई यहाँ पर आप हमारे साथ जैसे यूट्यूब पर जुड़े हुए, उसी के साथ साथ आप हमारे साथ हमारी वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com, या फिर हमारा जो ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स का, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर भाई आपको मिलता है पूरा कंटेंट बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कोई भी वीडियो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, हर चीज बिल्कुल अरेंज मिलेगी। ठीक है, आपको जस्ट हिंदी मीडियम पे क्लिक करना है, जैसे आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद अपनी कक्षा पर क्लिक कीजिए, उसके बाद अपने टॉपिक पर क्लिक कीजिए, सब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए, तो उसके बाद अपने आप सीधे रेगुलर चीजें मिलती जाएगी। नो प्रॉब्लम, कहीं कुछ अलग नहीं, सब चीज लाइन वाइज मिलेगी। डन। और भाई जैसे आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो, उसके साथ साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, जिससे भाई आपको बहुत सी नॉलेजेबल चीजें मिलती रहेगी। ओके, और आप अपनी तैयारी को करना चाहते हो और भी ज्यादा बेहतरीन, तो उसके लिए आप हमारे साथ हमारे पास बुक जो है वो ई बुक है, इसको भी आप ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है भाई, ई बुक और बुक जो कि आपके इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए भाई इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, एक फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट की टीम आपसे जुड़ेगी और आपको बताएगी किस तरह से वो बुक्स आपको अवेलेबल करवाया जाए। डन। तो भाई इसी के साथ आपको फाइनली कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।